नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने 19 सितंबर को खुद ही ये नोटिस जारी करके बताया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन आज नवंबर प्रथम सप्ताह समाप्त हो गया। इसके बावजूद भी अभी तक बीएसएससी ने काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं किया है। तो इससे ऐसा लगता है कि बीएसएससी ने हजारों छात्रों को गुमराह किया, उनके साथ धोखाधड़ी किया। तो बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को हम बताना चाहते हैं और उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि आपने जब खुद ही नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाएंगे, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? काउंसलिंग शुरू क्यों नहीं करवाया? और अभी तक काउंसलिंग की तिथि भी क्यों नहीं घोषित किया गया? तो कहीं ना कहीं बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, आपने 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों को गुमराह किया, उनके साथ धोखाधड़ी किया, उनको धोखा दिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। और आप एक भर्ती आयोग के सचिव और अध्यक्ष हैं और इतने बड़े पद पे आप बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके पद की गरिमा को शोभा नहीं देता है और इससे आपके पद की गरिमा धूमिल होती है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दीजिए और काउंसलिंग के लिए सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में हजारों अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए हैं और उनको अगर वहां से अच्छा पद यहां नहीं मिलता है तो वो इस नौकरी को ज्वाइन नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है रैंक लिस्ट के अनुसार उनको जब पता चल जाए कि कौन सा पद उनको मिलने वाला है तो वो काउंसलिंग में अपीयर ही ना हो, काउंसलिंग में शामिल ही ना हो। और दूसरी तरफ जो 2016 में ऐसे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया था जो फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, तो वैसे लोगों को भी आप काउंसलिंग में बाहर ही कीजिएगा। तो इन दोनों परिस्थितियों में हजारों सीट खाली रहने की संभावना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी 7.5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और इन 7.5 सालों में इन लोगों ने काफी दुख झेला है, काफी तकलीफ सही है, काफी पीड़ा सहा है। और अगर एक भी सीट खाली रह जाए और इन अभ्यर्थियों को नौकरी ना मिले, ये लोग बेरोजगार रह जाए, तो कहीं ना कहीं इन परीक्षार्थियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगा, इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और एक भी सीट खाली न रहे, इस बात का ख्याल रखना चाहिए अध्यक्ष और सचिव महोदय आपको। और आप जो कहते हैं कि अगर सीट खाली रह जाएगा तो हम फिर दोबारा तिबारा काउंसलिंग करवाएंगे, तो ऐसी नौबत ही आप क्यों आने दीजिएगा? आप एक ही बार सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करवा लीजिए, आपको दोबारा तिबारा काउंसलिंग करवाने की नौबत ही नहीं आएगी। और काउंसलिंग करवाने का ये मतलब तो कहीं नहीं है कि आप जितने अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करवाइएगा सबको जॉब दीजिएगा। ये तो सभी जानते हैं कि जितना सीट पे वैकेंसी आई थी 13,120 पदों पे, तो उतने ही लोगों को जॉब मिलेगी। तो आपको काउंसलिंग करवाने में क्या दिक्कत है? और बीएसएससी ने तो खुद ही इससे पूर्व कई परीक्षाओं में ऐसा किया भी है कि सीट से कई गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया है, जैसे कि बीएसएससी सीजीएल 2 में 1.25% ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया। उसके बाद प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद के लिए जो बहाली आई थी, विज्ञापन संख्या 1004, उस बहाली में भी सीट से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया। तो ऐसा तो बीएसएससी खुद ही कर चुकी है। तो ये बहाली 7.5 साल पहले की है, तो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ऐसा किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि एक भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए। और साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कोई भी फर्जीवाड़ा न हो, क्योंकि फर्जीवाड़ा के चक्कर में ही 2017 में तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव महोदय जेल जा चुके हैं। तो इसलिए जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हों उन लोगों को बाहर किया जाए, किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा ना हो, धांधली ना हो, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये 7.5 साल पहले की वैकेंसी है। अगर एक भी सीट पे इसमें धांधली होती है तो ये कहीं ना कहीं 53,000 परीक्षार्थियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ आपको इस बहाली को पूरी करनी होगी। पारदर्शिता का मतलब कि कहीं भी धांधली ना हो और जब आप फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करें तो आप कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी कर दें उसी साथ। ऐसा नहीं कि आप रिजल्ट प्रकाशित कर दिए, कट ऑफ नहीं बताए, मार्क्स नहीं बताए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट पर फाइनल रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही आपको कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों को मार्क्स भी जारी कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो हम लोग को फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। और अभी जो आपने वादा खिलाफी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू हो गया और नहीं किए, तो अब हम लोग फिर से आंदोलन कर रहे हैं और 15 नवंबर को पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे 10:30 बजे से फिर से छात्र महाआंदोलन होगा। तो आपने ही वादा खिलाफी किया अध्यक्ष और सचिव महोदय, इसलिए हम लोग को आंदोलन मजबूरी में करना पड़ रहा है। हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। तो हम लोग की जो मांग है
उस मांग को आप मान लीजिए। हम लोग की मांग यही है कि काउंसलिंग की तिथि जल्द से जल्द घोषित कीजिए और काउंसलिंग लिस्ट जारी कीजिए। काउंसलिंग के लिए सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को आप बुलाइए और फर्जीवाड़ा रोकिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए। यही हम लोग का डिमांड है। अगर आप इस डिमांड को नहीं मानते हैं तो 15 नवंबर को हम लोग आंदोलन तो कर ही रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में। उसके बाद हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग बिहार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उसके बाद यूएनओ भी अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे, जिसके लिए हम लोग ईमेल, ट्विटर और लेटर का सहारा लेंगे। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप छात्रों के साथ लगातार अन्याय कीजिएगा, शोषण कीजिएगा, उनकी मांगों को नहीं मानिएगा तो मजबूरी में हम लोग को ये करना पड़ेगा और हर जिले में फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं है कि 15 नवंबर के आंदोलन के बाद हम लोग छोड़ देंगे, फिर हर जिले में आंदोलन होगा और उसके बाद हर जिले में आंदोलन करने के बाद फिर बिहार बंद का भी ऐलान हम लोग करेंगे और बिहार बंद भी किया जाएगा। लेकिन इस बहाली को आपको जल्द पूरी करनी पड़ेगी, अन्यथा हम लोग ये सारा काम करेंगे। बिहार बंद भी करेंगे, हर एक जिले में भी आंदोलन होगा और सबसे पहले अभी 15 नवंबर को हम लोग छात्र महाआंदोलन कर रहे हैं। तो आप अध्यक्ष और सचिव महोदय छात्रों की पीड़ा को समझिए, क्योंकि ये 7.5 साल पहले की वैकेंसी है और छात्र इतने आक्रोशित है कि ये कुछ भी करने के लिए अब तैयार हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने 7.5 साल में बहुत तकलीफ झेला है, दुख झेला है। तो अब इनके धैर्य की सीमा समाप्त हो गई, इसलिए आप इनकी पीड़ा को समझिए और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और पूरी पारदर्शिता इस बहाली में बरतिए, क्योंकि परीक्षार्थी अब किसी की बात को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। इतना गुस्सा में है, इतने गुस्से में है बिहार के छात्र अब कि कुछ भी कर सकते हैं ये। तो इसलिए इनके गुस्से को आप समझिए, इनके गुस्से को आप कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनके धैर्य की सीमा अब समाप्त हो गई। ये लोग अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, मरने मारने को तैयार है, मर मिटने को तैयार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, अब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ये छात्र। ये परीक्षार्थी बहुत गुस्से में है, इनके गुस्से को आप समझिए, हम भी अब इनको नहीं रोक के रख सकते हैं। तो इसलिए आप जो डिमांड है परीक्षार्थियों की, उस डिमांड को आप मानिए और मानवता अपनाइए, मानवीय व्यवहार अपनाइए और खुद आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप इन परीक्षार्थियों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, क्या ये नाइंसाफी नहीं हो है। क्या आप काउंसलिंग की तिथि बताते हैं कि काउंसलिंग नवंबर प्रथम सप्ताह में शुरू होगी और काउंसलिंग आप नहीं करवाते हैं। आप अपने परिवार वालों से, घर वालों से, बाल बच्चों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कैसे नजर मिला पाते होइएगा। वो लोग भी आपको झूठा कहेंगे कि आप बार बार झूठ बोलते हैं। तो कम से कम अपने पद की गरिमा का ख्याल रखिए और बीएसएससी को कलंकित आप लोग कर रहे हैं, आप खुद को भी कलंकित करें, तो ऐसा मत कीजिए। आपसे हम विनती कर रहे हैं कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं अध्यक्ष और सचिव महोदय, तो आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रखिए और जो आपने कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको करवा देना चाहिए और अभी भी आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दीजिए। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं, परीक्षार्थियों से हम अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर 15 नवंबर को 10:30 बजे पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंचिए और महा छात्र आंदोलन में शामिल होइए, क्योंकि अब ये लड़ाई सबको मिलकर ही लड़नी होगी। और जो एकजुटता आपने 23 सितंबर के छात्र महाआंदोलन में दिखाई थी, वही एकजुटता फिर से दिखाइए और संख्या उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा दिखाइए। और गर्दनी बाग आप लोग आइए और वहां जैसा जितनी संख्या होगी उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोगों की सहमति होगी, तो वहां से हम लोग बीएसएससी ऑफिस भी 1-2 बजे के बाद जा सकते हैं। लेकिन 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पे आना है और जो लोग जॉब में हैं वो लोग भी छुट्टी ले लीजिए, कोई बहानाबाजी मत कीजिएगा। जो लोग पहले से आंदोलन में आते रहे वो भी निश्चित रूप से आइए, ये मत सोचिएगा कि पहले हम आंदोलन में जा चुके थे तो अब क्यों जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा, निश्चित रूप से आइए। और जो लोग अभी तक आंदोलन में नहीं आए हैं वो लोग भी अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप गलत नहीं कर रहे हैं। ये सबों की लड़ाई है, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। तो कम से कम अपने लिए तो आप आइए, किसी और के लिए ना सही तो अपने लिए तो आप आइए। 50,000 आप लोग अभ्यर्थी हैं, जिस दिन सड़क पे उतर जाइएगा ना तुरंत ये बहाली पूरी हो जाएगी। लेकिन यही होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो कोई तो लड़ रहा है, हम घर बैठे रहते हैं। तो इस तरह से नहीं होगा, सभी लोग आइए और ये आप हक और अधिकार की लड़ाई है, अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई है। तो इस लड़ाई में साथ दीजिए, सब लोग आइए। और अभी से आप जिस जिला में है उस जिला का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, छात्र छात्राओं को जोड़िए, स्टूडेंट्स को जोड़िए और आप कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ 50, 100, 150, 200 जितना मैक्सिमम हो सके उतना स्टूडेंट्स को आप अपने साथ लेकर 15 नवंबर को 10:30 बजे पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे। और अगर आपकी कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। शिकायत और सुझाव दोनों का हम मोस्ट वेलकम करते हैं। आप बिना हिचकिचाए आप हमें सुझाव और शिकायत भी बता सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपना सुझाव या आपकी अगर कोई शिकायत है तो भी हमें बता सकते हैं। और सबसे जरूरत है अभी एकजुट होने की, चाहे आप दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही अभ्यर्थी हो, टीटी, एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थी हो,
सिपाही अभ्यर्थी हो, बीएसएससी, बीपीएससी, कोई भी अभ्यर्थी हो, आप बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से मैं अपील कर रहे हैं कि अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाइए, अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए और 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल जरूर पहुंचिए ताकि अन्याय और शोषण के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।